जब आप हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक है इंग्लिश रीडिंग यानी कि पढ़ने की प्रैक्टिस, और इंग्लिश राइटिंग लिखना, इंग्लिश लिखना। पढ़ने के लिए तो आप क्या करते हैं, आपके पास कोई बुक है, नॉवल है, मैगजीन है या फिर न्यूज़पेपर है, आप उससे पढ़ लेते हैं और धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि आपकी रीडिंग की स्पीड बहुत फास्ट हो जाए, किसी भी सेंटेंस को आप बहुत फास्ट पढ़ने लगें। ये तो रीडिंग करते हैं, इस तरह से रीडिंग की प्रैक्टिस होती है। लेकिन इंग्लिश राइटिंग के लिए करना क्या है? इंग्लिश राइटिंग के लिए आपके मन में शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, आपके मन में कोई भी ख्याल आए, कोई भी सेंटेंस, पैराग्राफ, जो भी कुछ आपके मन में आ रहा है, जो भी बातें आपके मन में आ रही हैं, उन बातों को अपनी कॉपी में आप नोट कर लो और फिर उन एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो कई सेंटेंस ऐसे होंगे जिन पे आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही बनाया मैंने या नहीं बनाया। आप क्या कर सकते हो, एक एक सेंटेंस गूगल में चेक कर सकते हो, ट्रांसलेशन को हिंदी टू इंग्लिश। और मैं आपको ये बता दूं कि गूगल भी एटलीस्ट 90% सेंटेंसेस को करेक्ट आपको बता देता है। 10% नहीं भी बता पाता है क्योंकि वो मशीन बेस्ड है, लेकिन एटलीस्ट आपकी इंग्लिश में 90% की एक्यूरेसी आ जाती है। अगर आप ये सोचेंगे कि बिना रीडिंग और राइटिंग के मैं इंग्लिश बोलना सीख लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको 100% रीडिंग और राइटिंग दोनों चीजें डेली करनी होंगी, कम से कम 15 to 20 मिनट्स। अब राइटिंग करनी कैसे है? तो राइटिंग करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है, एक बात मेरे मन में आई, इसको मैंने लिख दिया अपनी नोटबुक में। एक बार के लिए सोचिए कि आप ही ने इस पैराग्राफ को लिखा है। क्या लिखा, आपके मन में क्या आया? कोई था जिससे मैंने लिखने का काम करवाया, पर सच कहूं तो मैं उसके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाया। इसलिए क्योंकि वो बार बार मुझसे ही पूछता रहता था कि ये कैसे करूं या वो कैसे करूं। लेकिन इसके बावजूद एक चीज उसकी अच्छी थी कि वो बहुत मेहनती था। पर ऐसी मेहनत किस काम की जिसे करने के बाद आपका बॉस ही खुश ना हो? अब जब इस बात को मैंने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है तो मुझे एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और लिखना है। तो ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस हो रही है और लिखने की भी प्रैक्टिस हो रही है। जितना लिखेंगे उससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी दूर होती हैं, ठीक है। और इस पैराग्राफ में मैं आपको बता दूं, जो मैंने लिखा है, एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो आपको सिखाया नहीं गया है। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 66 है। अगर आप इस पैराग्राफ में से एक भी सेंटेंस में कह दें कि मुझे ये कॉन्फिडेंटली मैं नहीं बना सकता, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने पिछले डेज की वीडियो को ढंग से नहीं देखा है। तो आइए एक एक करके जरा मैं फटाफट से बना लेता हूं ताकि आप भी देख लें कि किस तरह से आपको भी सेंटेंसेस को फिर एक एक करके बनाना है। पहला सेंटेंस है, कोई था जिससे मैंने ये लिखने का काम करवाया। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई था, इसे कैसे बोलते हैं? जैसे नल था या राजा था, एक राजा था, कोई था। ये बात मैंने आपको देयर के वीडियो में बताई हुई है कि यहां पर एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज हो जाएगा। देयर वॉज, कोई के लिए समवन। ये बात तो क्लियर। अब जिससे मैंने लिखने का काम करवाया। अब देखिए, मैंने करवाया, मैंने किया नहीं, खुद नहीं किया, तो ये तो कॉजेटिव वर्ब का फॉर्मेशन है। अगर सिर्फ इतना होता, मैंने ये काम करवाया, तो इस बात को पॉजिटिव वर्ब्स में आपने सीखा है। आई गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आई गॉट दिस वर्क डन। गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना सीखा था हमने। आई गॉट दिस वर्क डन, मैंने ये काम करवाया। अब यहां पर कह दिया लिखने का काम करवाया, तो लिखने का काम यानी राइटिंग वर्क, ये तो ठीक है। लेकिन ये देखिए, मैंने ये काम करवाया, सब्जेक्ट तो मैं हूं, लेकिन जिससे करवाया वो तो ऑब्जेक्ट है। जिससे या जिसे जब ऑब्जेक्ट को रेफर करता है तो मैंने आपको क्या बताया था, किसका यूज करते हैं आप? whom का यूज करते हैं। और जिससे करवाया, बाय whom, जिससे, बाय whom, जिससे, कोई था जिससे मैंने ये लिखने का काम करवाया, I got this writing work done। अब देखिए, ये सेंटेंस बिल्कुल भी टफ नहीं था, बशर्ते कि आपको ये पता होता कि ये सेंटेंस पॉजिटिव वर्ब के हिसाब से बनेगा, जो मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है ऑलरेडी।
आपको ये पता होता कि यहां पर whom का यूज होगा, क्योंकि जिससे मैंने ये काम करवाया, मैंने करवाया, मैं सब्जेक्ट हूं, वो तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, whom का यूज करते हैं, और जिससे यानी जिसके द्वारा, जिसने किया उस काम को बाय का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लियर, ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। अब मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, एक बार गूगल में भी आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है इस सेंटेंस को गूगल इफेक्टिवली ट्रांसलेट ना कर पाए, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस को गूगल भी कई बार इनकरेक्ट बताता है। लेकिन वीडियोस अगर आपने देखी हैं, पॉजिटिव वर्ब को सीखा है, तो इस सेंटेंस को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बात तो क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस पे। अब आपको यह लिखना है, पर सच कहूं तो मैं उसके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाया। पर के लिए तो, पर या लेकिन के लिए तो बट का यूज करते हैं। सच कहूं तो क्या बोलते हैं इसके लिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग या टू बी ऑनेस्ट। मैं दोनों चीजों को लिख देता हूं। एक तो हो गया ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, और एक हो गया टू बी ऑनेस्ट। तो बट के साथ में, बट मतलब तो पर, सच कहने की जब बात है कि सच कहूं तो ऐसा है, सच कहूं तो वैसा है, ठीक है, तो दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर है। और अब आ जाते हैं इस पे, मैं उसके काम से बिल्कुल भी नहीं, मतलब नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाया। कैसे बनेगा सेंटेंस? हो पाना, मॉडल वर्ब्स की वीडियो में क्या बताया? कुड बी, आई कुड, पाया, पाता के लिए कुड का यूज करते हैं। आई कुड नॉट बी हैप्पी, मैं खुश नहीं हो पाया, आई कुड नॉट बी हैप्पी विद हिज वर्क, उसके काम से, विद हिज वर्क, बिल्कुल भी नहीं, तो एट ऑल। आई कुड नॉट बी हैप्पी विद हिज वर्क एट ऑल। ये बन गया आपका पूरा सेंटेंस। अभी यहां पर एक चीज देखिएगा, मैंने कुड नॉट की जगह लिखा कुडंट। कुडंट, ये बात मैंने कॉन्ट्रैक्शन में बताई है, जितना हो सके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ही लिखिए भी और बोलिए भी, ठीक है। और मैं उसके काम से हैप्पी नहीं हो पाया, यानी खुश नहीं हो पाया का मतलब क्या हुआ? सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। तो हैप्पी की जगह पे मैं सेटिस्फाइड भी तो कह सकता हूं, कुड नॉट बी सेटिस्फाइड। आप ऐसे भी कहेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि सेंस तो यही बन रहा है सेंटेंस का कि संतुष्ट नहीं हो पाया। एक बात तो ये हो गई। अच्छा ठीक है, तो ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। अब इसके अलावा एक छोटी सी बात जो इस सेंटेंस में पेंडिंग रह गई है, मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। यहां पर सेंटेंस था, कोई था जिससे मैंने लिखने का काम करवाया। सोचिए कि सेंटेंस होता, कोई था जिसने मुझसे ये लिखने का काम करवाया, तो तब क्या होता? काम तो मैंने किया, करवाया किसी ने, जिसने करवाया सब्जेक्ट वो है। तब हम क्या करते? यहां तक तो बात सही रहती, देयर वाज समवन, लेकिन ये जो पूरा सेंटेंस है ये कैसे बनता, इसको मैं बता देता हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा आपके लिए नॉलेज है। तब होता हु, जिसने करवाया ना मुझसे, हु गॉट दिस राइटिंग वर्क, हु गॉट दिस राइटिंग वर्क डन, किसने किया? मैंने किया, बाय मी। ये कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब में मैंने आपको सब कुछ समझाया है, ठीक है। अब आप समझ ही गए, देयर वाज समवन, कोई था जिससे, यानी जिसके द्वारा, आई गॉट दिस राइटिंग वर्क डन, मैंने ये लिखने का काम करवाया, तो ही तो गेट का यूज हो रहा है पॉजिटिव वर्ब में। और देयर वाज समवन हु गॉट दिस राइटिंग वर्क डन बाय मी, जिसने करवाया, सिर्फ इतना होता तो क्या होता? जिसने ये लिखने का काम करवाया, गेट डन। किससे करवाया ये बता दिया, मुझसे करवाया, बाय मी। अब आ जाते हैं इस तीसरे वाले सेंटेंस पे। इसलिए क्योंकि वो बार बार मुझसे ही पूछता रहता था कि ये कैसे करूं या वो कैसे करूं। इसलिए क्योंकि, इसको क्या कहते हैं? इसको आपको रट लेना है, क्योंकि कई बार इस तरह की बातें आपको बोलनी पड़ती है। इसलिए क्योंकि ऐसा हो गया, इसलिए क्योंकि उसने मुझे पूछा नहीं, इसलिए क्योंकि ऐसा हो रहा है। इसलिए क्योंकि के लिए आपको सिर्फ कहना है इट्स बिकॉज। ये देखिए, इट्स बिकॉज मतलब इसलिए, ऐसा इसलिए क्योंकि, इस तरह की बात, इट्स बिकॉज। या फिर आप दैट का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज, और इसे बिकॉज के बजाय बिकॉज इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। अब
ये आपका सेंटेंस है, वो बार बार मुझसे ही पूछता रहता था। कौन पूछता था? वो पूछता था, पूछता रहता था। ताते थी, थाते थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 3 चीजों के साथ इस सेंटेंस को बनाना बताया। एक चीज क्या थी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह बने जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का डायरेक्ट यूज हो जाए, या फिर दूसरा तरीका ये वुड के साथ बने जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो, और तीसरा तरीका यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होकर के भी इस तरह का सेंटेंस बन सकता है जहां पर तातिथि के साथ हातिथि आता है। और ये बात तो मैंने मॉडल वर्ब्स के वीडियोस में भी रिपीट की थी। ठीक है, मान लीजिए इस पहले वाले के हिसाब से मैं बनाता हूं। अब मैंने आपको फिर अब एक और चीज भी आ जाती है। मैंने कीप के वीडियो में बताया था कि जब भी कोई काम सब्जेक्ट करता रहता है, जैसे नाचता रहता है, खेलता रहता है, तो कीप का यूज एज अ मेन वर्ब करेंगे। वो पूछता रहता था, कीप की सेकंड फॉर्म ही केप्ट आस्किंग। किसे पूछता था? मुझे। ही केप्ट आस्किंग मी, ये लिख लेता हूं पहले। वो मुझे पूछता रहता था। कब पूछता था? बार बार। बार बार के लिए आप क्या कह सकते हैं? अगेन एंड अगेन। या फिर अगेन एंड अगेन के लिए एक वर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है वो वर्ड? रिपीटेडली। तो अगर आपको पता है तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आपने ऐसे बनाया, इट्स बिकॉज ही केप्ट आस्किंग मी अगेन एंड अगेन। एक बात तो ये। या फिर दैट इज बिकॉज ही केप्ट आस्किंग मी अगेन एंड अगेन। ये तो हो गया, इसलिए क्योंकि वो बार बार मुझसे पूछता रहता था। अब क्या पूछता था? अब देखिए कि अब की के लिए दैट का यूज करूं या ना करूं, ये बात मैंने आपको फिर एक वीडियो में बताई कि ऐसे सेंटेंसेस ये कैसे करूं, हाउ टू डू इट, या और वो कैसे करूं, हाउ टू डू दैट। अब हाउ आ गया तो दैट का यूज तो की के लिए आप कर ही नहीं सकते, ये बात क्लियरली आपको बताई हुई है। तो यहां पर की के लिए दैट का यूज तो नहीं होगा, सीधा हाउ टू डू इट और हाउ टू डू दैट। तो अब ये पूरा सेंटेंस क्या बना? इट्स बिकॉज ही केप्ट आस्किंग मी अगेन एंड अगेन हाउ टू डू इट और हाउ टू डू दैट। अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी एडवांस इंग्लिश में, और वो क्या चीज थी? यहां पर हाउ से तुरंत पहले आप की के लिए दैट का यूज तो मैंने बताया नहीं कर सकते क्योंकि WH फैमिली मेंबर से शुरुआत हो रही है अगले क्लॉज की, लेकिन आप यहां पर एस टू का यूज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एस टू का यूज। ये एडवांस इंग्लिश हो जाती है। इट्स बिकॉज ही केप्ट आस्किंग मी अगेन एंड अगेन एस टू हाउ टू डू इट और हाउ टू डू दैट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, अगर मैं चाहूं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ना बनाऊं, यानी कि ये जो मैंने बनाया वो मुझे पूछता ही रहता था, ही केप्ट आस्किंग मी, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ना बनाऊं जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, बल्कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लूं। वर्ब ये है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, मैं इसकी जगह कह सकता हूं वुड कीप, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म कीप होती है, या फिर यूज टू कीप। अब जब ये पूरा सेंटेंस में देखता हूं तो 3 अलग अलग तरीकों से बन रहा है। इट्स बिकॉज ही केप्ट आस्किंग मी अगेन एंड अगेन एज टू हाउ टू डू इट और हाउ टू डू दैट। दूसरा तरीका वुड के साथ हो सकता है, इट्स बिकॉज ही वुड कीप आस्किंग मी अगेन एंड अगेन एज टू हाउ टू डू इट और हाउ टू डू दैट। और तीसरा तरीका यूज टू कीप के साथ, इट्स बिकॉज ही यूज टू कीप आस्किंग मी अगेन एंड अगेन एज टू हाउ टू डू इट और हाउ टू डू दैट। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, पर कम से कम आपको पता तो होगा। अगर आपको पता है कि इन तरीकों से बना सकते हैं तभी तो बना पाएंगे। इसीलिए आपसे कहता हूं डे 66 में पिछली कोई भी वीडियो आपने जो जो मिस की है, एक एक वीडियो को रिपीट करके देखिए। तो ये सेंटेंस तो यहां तक आपको बनाना आ गया, अब आगे आपको ये बनाना है। लेकिन इसके बावजूद एक चीज उसकी अच्छी थी कि वो बहुत मेहनती था, लेकिन इसके बावजूद इसके लिए मैंने आपको कंजंक्शंस में क्या बताया था, याद है आपको? बट डिस्पाइट दिस या डिस्पाइट दैट, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद, बट डिस्पाइट दिस और बट डिस्पाइट दिस की जगह पे, डिस्पाइट दिस की जगह पे आप क्या कह सकते हैं? और सोचिए, नेवरदलेस भी कह सकते हैं,
nevertheless, या फिर आप having said that भी कह सकते हैं। having said that, आपके पास तीनों विकल्प हैं, but despite this, अब यहां तक की बात खत्म हुई। एक चीज उसकी अच्छी थी, इस बात को मैं कैसे कहूं, सोचिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सेंटेंस आएंगे आपके मन में। एक चीज उसकी अच्छी थी, वन थिंग, एक चीज उसकी अच्छी थी, मतलब एक चीज में वो अच्छा था, तो मैं कह सकता हूं ना, वन थिंग ही वॉज गुड एट। अब ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था गुड एट का यूज कैसे करते हैं, तो मान लीजिए इसी चीज को मैंने लिख दिया, वन थिंग ही वॉज गुड एट। एक चीज ही वॉज गुड एट, वो अच्छा था उस पर। क्या चीज थी वो, वॉज, यहां पर वॉज दोबारा आएगा। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक चीज थी, ठीक है। अब अच्छी थी इसलिए बात बीच में घुसा दी, ही इज गुड एट, ही वॉज गुड एट, सॉरी, पास्ट में बात हो रही। तो अगर ये ना होता, लेकिन इसके बावजूद एक चीज थी, वन थिंग वॉज दैट, ऐसे ही तो कहते हैं ना, एक चीज थी कि वो बहुत मेहनती था, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन चूंकि बीच में एक चीज घुसा दी है कि एक चीज थी जो कि अच्छी थी, उसमें वो एक अलग क्लॉज जुड़ गया, वन थिंग ही वॉज गुड एट। और मैं चाहूं तो यहां पर दैट भी कह सकता हूं, वन थिंग दैट ही वॉज गुड एट वॉज दैट, वो बहुत मेहनती था, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। अब ये पूरा सेंटेंस बन गया है, बिल्कुल सही तरीके से बना है। मान लीजिए आपको ये सेंटेंस नहीं बना पा रहे आप इसे गूगल में लिखिए, लेकिन इसके बावजूद एक चीज उसकी अच्छी थी कि वो बहुत मेहनती था, तो लगभग यही सेंटेंस वहां पर आपको मिलेगा। अब एक चीज और जो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकती है, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, वन थिंग, एक चीज उसकी अच्छी थी, मतलब एक चीज मुझे उसकी पसंद थी, पसंद आई ना एक चीज मुझे उसकी, कि वो बहुत मेहनती था। ये खराब बात है कि वो बार बार पूछता रहता था, लेकिन एक चीज मुझे उसके बारे में पसंद थी, तो वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट हिम, ऐसे भी बोल सकता हूं। और उसके बाद दैट, कि क्या थी वो बात। तो मेरे पास में दोनों तरीके हैं, मैं इस तरह से तो बोल ही सकता हूं, वन थिंग ही वॉज गुड एट वॉज दैट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, या फिर वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट हिम। अब ये बात तो यहां खत्म हो गई, यहां पर वॉज दोबारा थोड़ी आएगा, कि वो बहुत हार्ड वर्किंग था। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए तो हर सेंटेंस बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि इस तरह का सेंटेंस मैंने पिछले कभी वीडियो में कवर भी किया, लेकिन मिलती जुलती चीजें तो सब कवर हो गई। जैसे गुड एट का यूज करना आपने देखा, आपको पता है कि कहां पर की के लिए दैट का यूज करना है, कहां पर नहीं करना है। तो ये सब बातें आप वीडियोस को देख देख करके सीखते हैं। तो ये सेंटेंस कंप्लीट। अब आ जाते हैं इस लास्ट सेंटेंस पे, पर ऐसी मेहनत किस काम की जिसे करने के बाद आपका बॉस ही खुश ना हो। पर के लिए तो बट, सिंपल, ऐसी मेहनत किस काम की। आप सोचिए कि कैसे बनाएंगे आप इसको। बट ऐसी मेहनत किस काम की, सोचिए। बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है, व्हाट्स द यूज ऑफ सच हार्ड वर्क, व्हाट्स द यूज ऑफ सच हार्ड वर्क। तो एक तरीका तो ये सिंपल है, बट व्हाट्स मतलब व्हाट इज, क्या है, द यूज ऑफ सच हार्ड वर्क, क्या फायदा है या क्या यूज है इतने हार्ड वर्क का, यानी इतनी मेहनत का, ठीक है। लेकिन बताने, इस बात को बोलने का तरीका एक और हो सकता है इफेक्टिव। क्या हो सकता है, बट सच हार्ड वर्क इज ऑफ व्हाट यूज, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, और ये ज्यादा कॉमन है कॉन्वर्सेशंस में। सच हार्ड वर्क इज ऑफ व्हाट यूज। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि तुम्हारे डांस करने का क्या फायदा है, ये तुम्हारा डांस किस काम का। अगर मुझे ऐसा कहना है, योर डांस, तुम्हारा डांस, इज ऑफ व्हाट यूज, क्या इसका यूज है, क्या फायदा है। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, बट व्हाट्स द यूज ऑफ सच हार्ड वर्क, या फिर बट सच हार्ड वर्क इज ऑफ व्हाट यूज। और ये ज्यादा कॉन्वर्सेशंस में यूज होता है, ठीक है। जिसे करने के बाद
आपका बॉस ही खुश ना हो, जिसे करने के बाद कैसे बोलेंगे इसको? आफ्टर डूइंग विच, जिसे, आफ्टर डूइंग विच, आफ्टर डूइंग विच, तो मैं यहीं पे लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं आफ्टर डूइंग विच। ठीक है, ये तो यहां पर थोड़ा कॉमा क्यों लग रहा है? लिखते वक्त कॉमा लगेगा, बोलते वक्त आपको पता नहीं लगेगा, थोड़ा पॉज तो आप देंगे क्योंकि बात यहां पर थोड़ा सा रुक रही है। बट सच हार्डवर्क इज ऑफ व्हाट यूज? आफ्टर डूइंग विच, जिसे करने के बाद आपका बॉस ही खुश ना हो। क्या करें, कैसे बनाएं इस सेंटेंस को? आपका बॉस ही खुश ना हो मतलब बॉस को तो कम से कम खुश होना चाहिए था जिसने आपको काम दिया, तो बॉस तक खुश नहीं है, तो ही का सेंस तक का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये बात कंजंक्शंस में मैंने आपको सिखाई है, इवन का यूज करना है। इवन नेगेटिव सेंटेंस है ना, इवन का ही शुरुआत में होगा, इवन योर बॉस इज नॉट हैप्पी। सिंपल, तो इस तरह से बनेगा, मैं लिख देता हूं और इस तरह से ये सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। तो आपने देखा कि कुछ ही सेंटेंसेस आपने लिखे, लेकिन कितना कुछ सीखने को आपको मिला। देखिए, कभी जब आप सेंटेंसेस लिखें, जो भी आपके मन में ख्याल आए उसे लिखें, तो पहले से ये मत सोच लीजिए कि सेंटेंस को मुझे बनाना है तो मैं इजी लिखता हूं। जो मन में आए, जैसा हम हिंदी में बोलते हैं एग्जैक्टली वैसा ही इंग्लिश में लिख दो और फिर उस टारगेट को पकड़ो कि इसे मुझे बनाना है। अगर दिक्कत आए गूगल में देख सकते हो, आप अपने किसी, आपका कोई दोस्त है जो इंग्लिश अच्छी जानता है उससे पूछ सकते हो, कोई टीचर है उनसे पूछ सकते हो। तो धीरे धीरे इस तरह से इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि बिना रीडिंग और राइटिंग के इंग्लिश बोलना कोई सीख ही नहीं सकता। और अगर कोई कह रहा है कि सीख जाएगा, इम्पॉसिबल है। 2-2, 3-3 साल भी अगर आप लगाएंगे, आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो डेली 15 से 20 मिनट्स रीडिंग राइटिंग पे इन्वेस्ट करिए, मैं गारंटी देता हूं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये महसूस करेंगे कि इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी आपकी। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।